एल.के. अडवाणी की रथ यात्रा शुरू होती है। इंडियन पॉलिटिक्स का चेहरा बदलने वाला था, लेकिन प्रमोद महाजन ने इसमें एक और चीज देखी। उन्हें लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई, और जब बाकी लोग रूट्स, स्पीचेस और क्राउड्स पर फोकस कर रहे थे, महाजन ने कुछ अलग ही कर दिया। उन्होंने रथ यात्रा के पूरे रूट पर लोकल बीजेपी ऑफिसेस में फैक्स मशीन्स इंस्टॉल करवा दी। उस दौरान फैक्स मशीन्स कॉमन नहीं थे, उन्हें कॉर्पोरेट टूल माना जाता था, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। लेकिन महाजन फैक्स की पावर समझ चुके थे। हर एक घंटे रथ से प्रेस रिलीजेस सीधा बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस न्यू दिल्ली भेजी जाती थी। रियल टाइम अपडेट्स, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमेशा कवरेज के लिए भूखी होती है, इन रिलीजेस को पिक करती और पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करती। अचानक बीजेपी सिर्फ एक यात्रा ऑर्गेनाइज नहीं, उसे कंट्रोल भी कर रही थी। ये डिसाइड कर रही थी कि देश क्या देखेगा और क्या सुनेगा। ये था महाजन का पहला लेसन बीजेपी के लिए, और ये सिर्फ उनकी शुरुआत थी। महबूब नगर, जो आज तेलंगाना में है, प्रमोद महाजन का जन्म होता है एक दिशस्ता ब्राह्मण फैमिली में, ट्रेडिशनल और मिडिल क्लास। लेकिन जो रास्ता वो आगे चलकर बनाने वाले थे, वो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं था। उनका बचपन महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में गुजरता है। 21 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो जाता है। घर की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ जाती है। वो टीचर के रूप में काम करते हैं, जर्नलिज्म पढ़ते हैं, लोकल महाजन टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखते हैं। ये सब किसी फ्यूचर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड के क्रेडेंशियल्स जैसे नहीं लगते, लेकिन यहीं पर कहानी का पहला टर्न आता है। अपनी 20s में महाजन आरएसएस ज्वाइन करते हैं, और जहां ज्यादातर लोग आरएसएस को एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते थे, महाजन ने कुछ और ही देखा। उन्होंने देखी मीडिया की पावर, टेक्नोलॉजी की नेसेसिटी और कम्युनिकेशन का रोल पॉलिटिकल नैरेटिव्स को शेप करने में। इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में गुस्सा या रेडिकलाइजेशन होने के बजाय महाजन पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री परस्यू करते हैं। 1980 में जब बीजेपी का फॉर्मेशन होता है, प्रमोद महाजन जल्दी ही पार्टी के सबसे प्रॉमिसिंग यंग लीडर्स में उभर कर आते हैं। लेकिन वो पुरानी जनरेशन के बीजेपी लीडर्स जैसे नहीं थे, जो सिर्फ आइडियोलॉजी और ट्रेडिशन पर टिके हुए थे। महाजन कुछ नया रिप्रेजेंट करते थे। वो समझ चुके थे कि मॉडर्न इंडिया में इलेक्शंस जीतने के लिए सिर्फ पैशनेट स्पीचेस और डेडिकेटेड वर्कर्स काफी नहीं होते। उसके लिए चाहिए स्ट्रैटेजी, डेटा, टेक्नोलॉजी और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन। प्रमोद महाजन अपना पहला मेजर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, और वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो उस वक्त स्कैंडलियस माना जाता था। वो अपनी कैंपेन में ऑडियो कैसेट्स यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ रैलीज में म्यूजिक या स्पीचेस चलाने के लिए नहीं। वो भी होता है, लेकिन महाजन टारगेटेड मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्हें पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन एक बड़े स्केल में। 1984 में ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। कांग्रेस पार्टी अपनी सारी रिसोर्सेज और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बावजूद इस बारे में सोच भी नहीं रही थी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये अप्रोच चीप, काफी कमर्शियल और काफी अमेरिकन थी। लेकिन महाजन इसे डिफेंड करते हैं, ये कहकर कि लोग कभी भी एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे अगर उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं चले। महाजन खुलकर पॉलिटिक्स में मार्केटिंग और सेल्स की लैंग्वेज यूज कर रहे थे। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि डेमोक्रेसी में सिर्फ गुड इंटेंशंस काफी नहीं होते, आपको कम्युनिकेट और पर्सुएट करना पड़ता है। संघ परिवार ने हमेशा मास मीडिया और कमर्शियल पॉलिटिक्स से एक दूरी बनाए रखी। उनकी स्ट्रेंथ थी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन में। महाजन जानते थे ये सफिशिएंट नहीं है, और 1990s की शुरुआत में उन्हें इसे प्रूव करने का एक मौका मिलने वाला था। इंडियन मीडिया के लिए ये एक हाईली डायनामिक फेज था। केबल टेलीविजन एक्सप्लोड कर रहा था, 24 आवर न्यूज चैनल्स लॉन्च हो रहे थे, पॉलिटिक्स और मीडिया का रिश्ता तेजी से बदलने लग रहा था। अर्ली 1990s में प्रमोद महाजन को बीजेपी के इलेक्शन सेल की जिम्मेदारी दी जाती है, और मिलते ही वो पार्टी की मीडिया स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदलने लगते हैं। सबसे पहला स्टेप पार्टी ऑफिसेस का मॉडर्नाइजेशन। महाजन ने पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों में नहीं, कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये उस दौर की बात है जब कंप्यूटर्स को लग्जरी या कॉर्पोरेट टूल्स माना जाता था। लेकिन महाजन क्लियर थे, बीजेपी एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड पार्टी होगी। दूसरा स्टेप मीडिया सेल्स का क्रिएशन। अब लोकल पार्टी ऑफिसेस अलग अलग ऑपरेट करने के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क में ऑपरेट कर रहे थे। तीसरा स्टेप मीडिया वर्कशॉप। ग्रास रूट पार्टी वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस, जर्नलिस्ट से कैसे बात करें, मैसेज को कैसे फ्रेम करें और न्यूज कैसे क्रिएट करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन थोड़ा बाद में आता है। जैसे जैसे लेट 1990s में 24 आवर टेलीविजन न्यूज डोमिनेट करने लगती है, महाजन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम नोटिस करते हैं। बीजेपी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी।
कांग्रेस के पास मीडिया savvy लीडर्स थे, बीजेपी के पास टीवी डिबेट्स के लिए कोई तैयार नहीं था। ये देखकर महाजन तुरंत टेलीविजन पर आने वाले सारे बीजेपी स्पोक्स पर्सन्स के लिए लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। उनका काम था बीजेपी लीडर्स को मीडिया हैंडलिंग सिखाना, कैमरा पर बोलना, मैसेज कंट्रोल करना, प्रेशर में परफॉर्म करना। पॉलिटिक्स अब सिर्फ रैलीज तक सीमित नहीं थी, पॉलिटिक्स टेलीविजन पर शिफ्ट हो चुकी थी और महाजन बीजेपी को इस नए बैटलफील्ड के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन टेलीविजन और मीडिया ट्रेनिंग महाजन की विजन का सिर्फ एक हिस्सा था। वो जानते थे कि मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन्स को एक और चीज चाहिए, डेटा। 1990s में बीजेपी ने पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइलिंग शुरू की। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस में रिकॉर्ड किया जाने लगा। 1996 के इलेक्शन से पहले बीजेपी की महाराष्ट्र स्टेट यूनिट में एक स्पेशल पॉलिटिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्वायर किया। अब ये क्लियर नहीं है कि यह सॉफ्टवेयर कितना एक्सटेंसिवली यूज हुआ। कुछ स्केप्टिक्स का कहना था कि डेटा शायद एक्यूरेट भी नहीं था। टेक्नोलॉजी आज के स्टैंडर्ड से देखे तो काफी पुरानी थी। डेटा कलेक्शन मेथड्स भी रूडिमेंट्री थे। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं थी, सबसे इम्पोर्टेंट थी सिंबलिज्म। कंप्यूटर्स को ओपनली एम्ब्रेस करके, सॉफ्टवेयर को पब्लिकली शोकेस करके बीजेपी एक मैसेज भेज रही थी कि वो एक मॉडर्न इंडियन पार्टी है। ये मैसेज सिर्फ वोटर्स के लिए नहीं, पार्टी के अंदर भी जा रहा था। लेकिन इस दौरान इंडियन पॉलिटिक्स में एक और बड़ा शिफ्ट हो रहा था। मिड 1990s तक मंडल पॉलिटिक्स का एरा पूरी तरह अराइव कर चुका था और जो डेटा और टेक्नोलॉजी महाजन बीजेपी के लिए बना रहे थे, अब उन्हें एक बिल्कुल नए पॉलिटिकल बैटलफील्ड में टेस्ट होना था। मंडल कमीशन के रेकमेंडेशंस के बाद बीजेपी को यह समझ आ गया कि सिर्फ एक यूनिफॉर्म आइडियोलॉजिकल अपील से देश जीतना पॉसिबल नहीं है। पार्टी को लोकल कास्ट कोalitions बनाना पड़ेगा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की कास्ट अरिथमेटिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। 1996 के जनरल इलेक्शन के दौरान प्रमोद महाजन ने बीजेपी के ओपिनियन पोल्स पर रिलायंस ओपनली जस्टिफाई किया। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, सिर्फ पार्टी नेटवर्क्स पर डिपेंड करना बायसेस क्रिएट कर सकता है। ओपिनियन पोल्स उनके मुताबिक पार्टी की रियल पोजीशन का ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल असेसमेंट देते थे। इन पोल्स से निकले फाइंडिंग्स को सीधा टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स कैंपेन के लिए, पब्लिक मीटिंग्स प्लान करने के लिए और मैसेजिंग डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता था। बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी से धीरे धीरे एक प्रैग्मेटिक इलेक्शन विनिंग मशीन में बदल रही थी और इस ट्रांसफॉर्मेशन के चीफ आर्किटेक्ट थे प्रमोद महाजन। लेकिन उनका सबसे रेवोल्यूशनरी इनोवेशन अभी आना बाकी था। जब ज्यादातर इंडियंस ने कभी ईमेल तक यूज नहीं किया था, बीजेपी इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर पार्टी की हिस्ट्री, रीसेंट न्यूज, कैंपेन अपडेट्स और लीडर्स के बायोग्राफिकल प्रोफाइल्स जैसी चीजें थी। मगर वेबसाइट के अंदर कुछ और था जो इससे रेवोल्यूशनरी बनाती थी। वहां आपको एक इंटरैक्टिव डिस्कशन फोरम मिलता, जनमत यानी पीपल्स ओपिनियन करके। यहाँ बीजेपी सपोर्टर्स कमेंट्स छोड़ सकते थे, डायरेक्ट एंगेजमेंट कर सकते थे। ये सब फेसबुक और ट्विटर से सालों पहले था, जब सोशल मीडिया एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। लेकिन महाजन एक बात समझ चुके थे, इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने का टूल नहीं, कम्युनिटीज बनाने का जरिया है। इन सब के बावजूद महाजन एक बड़ी गलती करने वाले थे। प्रमोद महाजन को बीजेपी सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। बैकग्राउंड में इंडियन इकोनॉमी लगभग 8% की रेट से ग्रो कर रही होती है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ महाजन एक महंगा हाई प्रोफाइल मार्केटिंग कैंपेन असेंबल करते हैं, दो शब्दों के साथ जो बाद में इनफेमस हो जाती है, इंडिया शाइनिंग। कैंपेन इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को सेलिब्रेट करता है। टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, शाइनिंग स्काईलाइंस, एस्पिरेशनल इमेजरी। इलेक्शन से पहले के महीनों में गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अपनी ही जनता को एक इकोनॉमिकली वाइब्रेंट इंडिया का आइडिया बेचने में खर्च करती है। लेकिन यहीं पर एक सीरियस प्रॉब्लम था। उसी दौरान वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग लगभग 75% इंडियंस 100 रुपए से कम पर जिंदगी गुजार रहे थे। इस डिस्कनेक्ट पर गौर कीजिए। जब महाजन और बीजेपी लीडरशिप एक शाइनिंग इंडिया सेलिब्रेट कर रहे थे, देश का एक बड़ा हिस्सा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और बेसिक सर्विसेज की कमी से जूझ रहा था। तो फिर गलती कहाँ हुई? बीजेपी ने एक छोटे अर्बन एलीट की प्रॉस्पेरिटी को नेशनल ग्रोथ समझ लिया। महाजन अपने पूरे डेटा ड्रिवन अप्रोच के बावजूद यहाँ एक फंडामेंटल एरर कर गए। उन्होंने अपर क्लास बीजेपी सपोर्टर्स के एंथुसियाज्म पर ज्यादा भरोसा किया और इंडियन वोटर्स की रियलिटी को समझने में चूक कर दी। जब रिजल्ट्स आए, बीजेपी को एक शॉकिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। ना कोई बहाना, ना किसी और पर ब्लेम। महाजन ने फेलियर को पब्लिकली एक्सेप्ट किया। सब कुछ क्लियर लग रहा था। महाजन सिर्फ 56 साल के थे,
कई लोग मानते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और फिर 22 अप्रैल 2006 आता है। प्रमोद महाजन अपने अपार्टमेंट में थे जब उनके बड़े भाई प्रवीण अंदर आए और उन पर 3 गोलियां चला दी। प्रवीण का प्लान सारी 9 गोली चलाने का था, लेकिन चौथी गोली जैम हो जाती है। बाद में पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट में प्रवीण कहते हैं कि सालों की ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उन्होंने बंदूक चलाई। वो प्रमोद को अपनी जिंदगी का श्राप कहते हैं और ये भी बोलते हैं कि प्रमोद ने कभी उनकी फाइनेंशियल मदद नहीं की। अगले 12 दिन प्रमोद महाजन मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहते हैं। गोलियां कभी उनके शरीर से निकाली नहीं जा पाती है। 3 मई 2006 शाम 4:10 प्रमोद महाजन की मृत्यु हो जाती है। अगर प्रमोद महाजन आज जिंदा होते तो वो 75 साल के होते। सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि वो सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो टारगेटिंग और 2026 के हाइपर कनेक्टेड पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ कैसे अडेप्ट करते। प्रमोद महाजन ने इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर पहले ही देख लिया था और वो फ्यूचर अब हमारे सामने है।